2025 का अगर ट्रेंड के बारे में बात करें फिजिक्स सेक्शन में, और मैं तो कहूंगा कि तुम जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। नेक्स्ट में ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, एक और बार बोल रहा हूं मैं, अंडर एस्टिमेट मत करो इस एग्जाम। ये एक एग्जाम ऐसी है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हें मास्टरी अगर है तो ही तुम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। हाय बच्चों, ये हमारे नेस्ट 2025 सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि मैथमेटिक्स सेक्शन आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। इसमें हम बात करेंगे फिजिक्स सेक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों को नहीं पता है, जस्ट लाइक आईआईटी एग्जामिनेशन वी हैव नेस्ट एग्जाम, जिसके थ्रू आप नाइसर भुवनेश्वर एंड सीबीएस मुंबई जा सकते हो। ये दो ऐसे इंस्टीट्यूट है जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने बनाया है स्पेशली टू गेट साइंटिस्ट फॉर बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आपको स्कॉलरशिप मिलती है साल के 80,000 रुपए और फीस है लेस देन 20,000 रुपीज फॉर एंटायर ईयर ऑल इंक्लूसिव। मैं भी यहीं से पढ़ा हुआ हूँ। चलिए अब हम आते हैं अपने फिजिक्स सेक्शन की स्ट्रैटेजी के ऊपर। एंड वेलकम करना चाहूँगा मैं हमारे सिद्धार्थ सर का। और सिद्धार्थ सर आप सभी को एक्सप्लेन करेंगे कि नेक्स्ट 2025 के लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले सिद्धार्थ भाई स्टार्ट करते हैं कि ट्रेंड कैसा था अभी तक फिजिक्स सेक्शन का, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, 2025 में क्या हो सकता है बच्चों के साथ। 2025 का अगर ट्रेंड के बारे में बात करें फिजिक्स सेक्शन में, तो आईआईटी से मतलब काफ़ी तालमेल है उसका कि एनसीईआरटी सिलेबस में जो टॉपिक्स कट चुके हैं, जिन चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है, उस चैप्टर से इजी क्वेश्चंस आएंगे या फिर क्वेश्चंस ना ही आएंगे और बाकी चैप्टर्स का वेटेज बढ़ जाएगा। इस साल रोटेशन और इलेक्ट्रिक सर्किट्स चैप्टर्स में बहुत सारा रिडक्शन हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट्स रिड्यूस हो चुके हैं रैशनलाइज्ड सिलेबस में। तो उन चैप्टर्स का जो वेटेज पहले हुआ करता था बहुत हाई हुआ करता था। रोटेशन से बहुत क्वेश्चन आते थे, इलेक्ट्रिकल सर्किट से भी बहुत क्वेश्चन आते थे, कैपेसिटर्स में हो गया, रेसिस्टर्स में हो गया। तो वो सिलेबस अभी कम हो चुका है, इसलिए संभावना है कि मैकेनिक्स के बाकी कॉन्सेप्ट जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, वर्क पावर एनर्जी, इन सारे चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत आएंगे और टफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज़्यादा वेटेज देखने को मिल सकता है इस साल। मैग्नेटिज्म और ईएमआई जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी ज़्यादा वेटेज मिल सकता है, क्योंकि आगे सर्किट्स का जो वेटेज था कहीं तो कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में कर सकते हैं ऐसा। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। So how are the questions different from IIT examination in NEST? आईआईटी और नेस्ट में जो रिलेशनशिप है वो रफली तुम सेम रिलेशनशिप मान सकते हो पॉपुलर एग्जाम्स जेई मेंस और जेई एडवांस में। कि जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एक क्वेश्चन का एक आंसर होता है। लेकिन जेई एडवांस या फिर नेस्ट में उनको क्वेश्चंस को लंबा करना होता है, बच्चों से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करवानी होती है। इसलिए हो सकता है कि तुम्हें एक क्वेश्चन में 2-3 अलग अलग कैलकुलेशंस करने पड़े, 2-3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़े, और सब पार्ट्स को क्वेश्चन में कैसे इन्वॉल्व करते हैं वो ऑप्शंस में छुपा होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन इन जनरल नेक्स्ट के क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, यस, लेकिन क्यों? क्योंकि मोस्टली 2-3 सिंपल क्वेश्चंस को कंबाइन करके एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है। नेक्स्ट में ऐसा ट्रेंड रहा है अब तक। देखें क्या कोई पेपर देखते हैं, चलो यहाँ पे ओपन हो कुछ तो। हाँ, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि एक प्लैनेट है स्मॉल m का, जो कि एक स्टार कैपिटल M मास के ऑर्बिट कर रहा है, और ये क्वांटिटीज दी गई है, उसकी वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम है और उसकी रेडियल पोजीशन वेक्टर है। और अब अगर ऑप्शंस को देखें तो सारे के सारे ऑप्शंस में अलग अलग इंफॉर्मेशन पूछी गई है। इस ऑप्शन में ए जो वेक्टर डिफाइन किया है उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्शन के बारे में पूछ रही है, ऑर्बिट के प्लेन में ए जीरो वेक्टर है कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, ए का मैग्नीट्यूड क्या है ये इन्फॉर्मेशन पूछी गई है सी ऑप्शन में, और ए की डायरेक्शन आर के अलॉन्ग है कि नहीं हर पॉइंट पे पूछा गया है ऑप्शन डी में। चारों ऑप्शंस में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको एक क्वेश्चन करना होगा तो आपको चारों ऑप्शंस की इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को देखकर। इस तरीके से नेक्स्ट के क्वेश्चंस होते हैं। तो इनमें से तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि तुम अगर ऑप्शन को देखो तो तुम्हें सही ऑप्शन दिख जाएगा और बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे एग्जाम में तुमको ट्रिक कर सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तभी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर ये एग्जाम्पल दे क्वेश्चन का, तो V वेलोसिटी है, L एंगुलर मोमेंटम है और R है रेडियल वेक्टर। इनके बीच में बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप होती है राइट हैंड रूल की। अगर R तुम्हारा इंडेक्स फिंगर है, V तुम्हारा मिडिल फिंगर है, तो एंगुलर मोमेंटम तुम्हारा थंब होता है। और अगर तुम ये A वेक्टर डिफाइन करो एज V क्रॉस L,
तो तुम्हारा वेलोसिटी यानी कि इंडेक्स फिंगर होगा, एंगुलर मोमेंटम जो कि पहले थंब था वो अभी एल हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा वेक्टर है वो डायरेक्शन आर में आ जाती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है, करेक्ट ऑप्शन है। अगर तुमको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तो सिंपली एल को आर क्रॉस वी लिख के तुम कैलकुलेट मैथमेटिकली पूरा का पूरा कर सकते हो। बोथ मेथड्स आर अवेलेबल। तुम्हारा जो स्ट्रांग है, अगर तुम्हारा इमेजिनेशन स्ट्रांग है तो तुम राइट हैंड रूल से डांस कर सकते हो। अगर तुम्हारा मैथ्स कैलकुलेशन स्ट्रांग है, लिखने की आदत है तुमको, तो तुम पूरा का पूरा क्वेश्चन मैथमेटिकली भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन करेक्ट दिख रहा था, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ध्यान रखना सब क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ क्वेश्चंस में तुमको सारे के सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ओके, एक अच्छी चीज़ हुई है इस साल से, और ये है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। पहले तो मोर देन 1 ऑप्शन क्वेश्चन करेक्ट हो सकते थे, लेकिन अभी सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा। सो यू नो यू आर डूइंग वेल, राइट। नाउ ये भी बताइए बच्चों को कि कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो छोड़ना होता है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम इज़ अ लो स्कोरिंग एग्जाम। आप 60 आउट ऑफ 60 ला ही नहीं सकते, ला दो तो बहुत अच्छी बात है, और उसके पीछे भागो भी मत, क्योंकि हाँ। नेक्स्ट एग्जाम ट्रिकी होती है, कोई आसान चीज नहीं है। तो अभी सिलेक्शन के बारे में भागो, 60 आउट ऑफ 60 बाद में देखा जा सकता है आगे एग्जाम में। सो आप कोई और एग्जाम्पल देखना चाहोगे कि कैसे बच्चे क्वेश्चन के ऑप्शंस या तो एलिमिनेट कर सकते हैं, या इज दैट इवन पॉसिबल? ये अगर नहीं तो ऑप्शन एलिमिनेशन ही था। तुम्हें दिख जाता है कि क्योंकि v नॉन जीरो है, l भी नॉन जीरो है, और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर भी है, तो l जीरो जीरो वेक्टर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट भी होते हैं, लेकिन अगेन ये जो छोटे नुस्खे होते हैं वो हर जगह काम नहीं करते। तुम्हें क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर तुम्हें थ्रू एंड थ्रू पता होना पड़ेगा। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि चैप्टर तुमको पूरा पता है, सारे कॉन्सेप्ट्स पता है, जो भी नुस्खे होते हैं चैप्टर्स के कि असम्पशन क्या है, अप्रोक्सीमेशन क्या है, अगर वो सब उसके बारे में तुम कॉन्शियस हो तो ही तुम एलिमिनेशन और ऐसे अलग अलग तुक्के मार सकते हो, वरना सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रूट फोर्स लगा के स्टार्ट करो। नेक्स्ट में ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, एक और बार बोल रहा हूं मैं, अंडर एस्टिमेट मत करो इस एग्जाम। आपको लगेगा कि आप हाँ सही लॉजिक से ही कर रहे हो इस चीज़ को, लेकिन कोई एक असम्पशन मिस कर दिए हो तो पूरा का पूरा आपको -1 मिल जाएगा, राइट। नाउ दैट्स इट। सो और कोई आप बताना चाहोगे स्ट्रैटेजी कैसे बच्चों को करना चाहिए 2025 के लिए, क्या करें 2025 के लिए? स्पेशली जैसे मैं जो चैप्टर्स खाए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वर्क पावर एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, इन चारों का स्पेशल रिवीजन करो, स्पेशल प्रैक्टिस करो। इन चारों में से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है, और मैं तो कहूँगा कि तुम जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। यूजुअली बोलते हैं कि फिजिक्स से तुम्हें एवरीडे 30 प्रॉब्लम्स करने चाहिए, एवरीडे, यानी कि हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन 30 प्रॉब्लम्स फिजिक्स के करने चाहिए डेली। तब तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट की एग्जाम तुम्हें इजी जाएगी, क्योंकि जैसा हमने देखा क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लंबे लंबे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे दिमाग के एकदम टिप पे होने चाहिए कि जैसे क्वेश्चन पढ़ा, कॉन्सेप्ट उठाया, पेपर पे रख दिया और आंसर आ गया। उसके लिए तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने की अच्छी आदत लगनी चाहिए। बिना प्रैक्टिस के तुम होप भी नहीं कर सकते कि इस एग्जाम में आधे नंबर भी लाओगे। ये एक एग्जाम ऐसी है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम्हें मास्टरी अगर है तो ही तुम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इसलिए मंत्र है, जितनी प्रैक्टिस उतनी कमी। ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो, खुद को चैलेंज करते रहो कि आज मैं कल से एक क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करूंगा। अगर तुम्हें ये हैबिट लग जाती है तो तुम्हें नेक्स्ट की एग्जाम इजी ही जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाय द वे जो होशियार बच्चे होते हैं जिनको फिजिक्स पसंद है तो उनको मज़ा आएगा ऐसे क्वेश्चंस करने में। मज़ा तो आता है। IIT या जेई मेंस या फिर और जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आप इनफैक्ट अच्छे लोग तो बोर हो जाते हैं उन एग्ज़ाम्स में। इट्स लाइक कि क्या ही वन लाइनर क्वेश्चन है, इजी ऑप्शंस है। इन जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें असली मज़ा आता है, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में। होपफुली जो सिद्धार्थ भैया ने बताया आपको, आप प्रैक्टिस करोगे और जरूर करना। यस। और सिद्धार्थ सर, जिनको नहीं पता है, आइजर TVM के अलमनस हैं। इनका मास्टर्स प्रोजेक्ट एक्चुअल कॉस्मोलॉजी में था। आप कुछ एक्सप्लेन करोगे क्या था?
कॉस्मोलॉजी एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, इतने में नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं बहुत शॉर्ट में करूँ तो मेरा प्रोजेक्ट था कि अपने यूनिवर्स का बिगिनिंग कैसे हुआ, उसके बिगिनिंग में कंडीशंस क्या थी और उन कंडीशन से अब तक अपनी यूनिवर्स की जर्नी क्या रही है, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना, ये मेरा प्रोजेक्ट था। टाइटल बता दो बस बच्चों को। टाइटल था न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ इन्फ्लेशनरी डायनेमिक्स, ये था टाइटल। अगेन टाइटल से कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन शॉर्ट में कहे तो मैंने कहा यूनिवर्स की जर्नी वही टाइटल था। चलो बढ़िया सिद्धार्थ सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों।